डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये लेक्चर है आपका डायरेक्शनल पावर रिले के ऊपर। ये आपका प्रोटेक्शन रिले का जो है लगभग लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद आपका आएगा एक डायरेक्शनल इंडक्शन कप टाइप रिले। तो ये ही दोनों टॉपिक जो हैं आपके रिले के बचे हुए हैं। ये दोनों होने के बाद आपका जो रिले यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि डायरेक्शनल रिले क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें डायरेक्शन रिले की ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ योर डायरेक्शन रिले, हमें क्यों चाहिए डायरेक्शन रिले, और हमें रिले में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्यों चाहिए बेसिकली, है ना। तो इस चीज़ को मैंने बताया था। अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शनल रिले हमारे पास है तो कितने तरह का है, और अगर उतने तरह का है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस क्या क्या है, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो डायरेक्शनल रिले में एक आता है आपका डायरेक्शनल पावर रिले। ठीक है। इसका क्या काम है, मैं आपको एक समराइज़ कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। कि इसमें बेसिकली इस वर्ड को पकड़िए, डायरेक्शनल, है ना, पावर रिले। ठीक है। मतलब कि ये जो रिले है वो काम करेगा, जो आपका पावर फ्लो का डायरेक्शन है उसके इन अकॉर्डेंस काम करेगा। मतलब अगर आपका पावर फ्लो का डायरेक्शन चेंज करेगा तो ही ये रिले काम करेगा, अगर पावर फ्लो का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो ये रिले काम नहीं करेगा। यानी कि इस रिले का जो वर्किंग है वो वर्किंग बेस्ड है आपका डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पावर। ठीक है। क्योंकि जब भी फॉल्ट होता है तो फॉल्ट के केस में जब भी सिस्टम में फॉल्ट आएगा तो जो पावर फ्लो का डायरेक्शन है वो चेंज करेगा आपका। ठीक है। तो इसी फंडामेंटल पे बेस्ड है आपका डायरेक्शनल पावर रिले का। ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि दिस रिले ऑपरेट्स, है ना, व्हेन द पावर इन द सर्किट फ्लोज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब ये हमारी सेटिंग होती है रिले में कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर पावर फ्लो होना शुरू हो गया तभी रिले ऑपरेट करेगा, अगर नहीं तो ये रिले ऑपरेट नहीं करेगा। उसके बाद है कि जो टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इस टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए जैसे कुछ बाकी से रिले में क्या होता है कि वोल्टेज ही फ्लक्स जनरेट करता है और उन्हीं फ्लक्स के जो आपका इंट्रैक्शन की वजह से ही आपका जो है वो टॉर्क जनरेट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो टॉर्क जनरेट होता है उसमें आपका करंट का फ्लक्स और वोल्टेज का फ्लक्स दोनों इंटरेक्ट करता है। यानी कि बाकी रिले से ये अलग कैसे है, क्योंकि इस रिले में आपका जो फ्लक्स का इंट्रैक्शन है वो फ्लक्स वोल्टेज और करंट दोनों का है। तो एक फ्लक्स वोल्टेज का होगा, एक फ्लक्स करंट का होगा, और वो दोनों फ्लक्स जब इंटरेक्ट करेंगे तो ही ये रिले काम करेगा। इसका दो वाइंडिंग है ना, एक आपका वोल्टेज कॉइल है और एक आपका करंट कॉइल है। ठीक है। यहाँ देखिए, ये आपका वोल्टेज कॉइल है ना, ये आपका वोल्टेज कॉइल, या इसको आप पोटेंशियल कॉइल भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपका वोल्टेज कॉइल है और ये वोल्टेज कॉइल जो है वो पीटी से कनेक्टेड है। फिर ये करंट कॉइल है आपका, है ना, करंट कॉइल है, ये आपका सीटी से कनेक्टेड है। तो जिस लाइन को आपको प्रोटेक्ट करना है या फिर जिस लाइन में आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है उस लाइन के सीरीज में ये सीटी लग जाएगा। बाकी दो पोटेंशियल आपको अगर अप्लाई करना है तो लाइन और ग्राउंड के बीच में आप कनेक्ट कर लोगे, है ना, बेसिकली। तो जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि पावर फ्लो जो है ना, पावर फ्लो जो आपके किसी सिस्टम के अंदर है उसके अंदर दो चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कि एक तो ये कि वोल्टेज की पोलरिटी क्या हो रही है, और दूसरा ये कि करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो पावर फ्लो का डायरेक्शन रिवर्स करेगा, और अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं करेगा तो पावर फ्लो वैसे ही रहेगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो रहा है हमेशा, तो पावर फ्लो का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा जब तक करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि करंट का फ्लो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पावर। ये चीज़ है। तो इसमें आपका देखिए ऊपर का जो कॉइल है वो पोटेंशियल कॉइल है या वोल्टेज कॉइल है, और नीचे का जो कॉइल है वो आपका करंट कॉइल है। ठीक है। और इस चीज़ को हमने जो पोटेंशियल कॉइल है उसको हमने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया है, और जो करंट ट्रांसफार्मर है उसको जो है वो करंट कॉइल से सीरीज में कनेक्टेड है, और ये करंट ट्रांसफार्मर उस लाइन से कनेक्टेड है जिस लाइन में आपको ये रिले अप्लाई करना है या फिर आपको एम्प्लॉय करना है। ठीक है।
यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि द वोल्टेज कॉइल इज एनर्जाइज फ्रॉम PT एंड करंट कॉइल इज एनर्जाइज फ्रॉम CT इन द लाइन टू बी प्रोटेक्टेड। और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क जो है वो हम स्प्रिंग से प्रोवाइड करते हैं। रिस्ट्रेनिंग टॉर्क क्या होता है? रिस्ट्रेनिंग टॉर्क जो होता है वो मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक नीडल है, ठीक है, तो अगर इसमें फोर्स प्रोवाइड होगा तो नीडल जो है बहुत तेज़ी के साथ घूमना शुरू कर देगा। मतलब इसको ये जो अगर इसके ऊपर कोई कंट्रोल अगर नहीं हुआ तो ये जो है मतलब जो है बिल्कुल इस तरीके से पूरा घूमना शुरू कर देगा और आपको रीडिंग नहीं मिल पाएगी। जबकि हमें रीडिंग लेने के लिए ये चाहिए होता है कि ये नीडल जो है आपका कहीं ना कहीं आकर के रुके। जैसे जो पुराने मीटर होते थे जिसमें आपका नीडल वाला मीटर होता था, आपका वोल्टमीटर, अमीटर, उसमें जो है अगर आप देखेंगे तो नीडल जो है वो घूम करके पर्टिकुलर वैल्यू पे आकर के रुक जाता था, ये चीज़ था, है ना। लेकिन इस वाले में जो है अगर आपका डिजिटल है तो उसमें तो बात ही नहीं है। तो ये चूँकि हमारा जो रिले है इसमें नीडल वाला है, तो इसमें क्या है कि इसको कहीं ना कहीं आकर के रुकना है। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए कि आपका एक स्प्रिंग हम लगाते हैं, है ना, जो इसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और वैसे भी अगर आप देखिए तो अगर एक डिस्क है, अगर ये डिस्क घूम रहा है और आपने इसको एक जीरो लाइन यहाँ बनाया है, अगर इस डिस्क को अगर आप घूमने से नहीं रोकोगे तो ये डिस्क जो है पूरा 360 पे घूमता रहेगा, इसमें तो आपको रीडिंग मिलेगी नहीं। लेकिन आपको इसको एक पर्टिकुलर लाइन पे लाके रोकना है ना, यहाँ पे। तो इसके लिए हमें चाहिए रिस्ट्रेनिंग स्प्रिंग चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो रिस्ट्रेनिंग स्प्रिंग जो टॉर्क प्रोवाइड करता है उसको हम रिस्ट्रेनिंग टॉर्क बोलते हैं। अब ये फेजर डायग्राम में देखिए कि वोल्टेज है, करंट है और फ्लक्स है, ठीक है। तो ये जो φ1 फ्लक्स है, दिस φ1 फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है वोल्टेज, और जो φ2 फ्लक्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है करंट। हमें पता है कि जो वोल्टेज जो फ्लक्स जनरेट करता है, तो वोल्टेज जो फ्लक्स जनरेट करता है, तो जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वोल्टेज के द्वारा और जो वोल्टेज है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हमेशा होता है। यानी कि जो फ्लक्स जनरेट होगा वोल्टेज से, वो उस वोल्टेज से 90 डिग्री पे लैग करेगा। इसीलिए इस फेजर डायग्राम में ये जो φ1 फ्लक्स है विच हैज़ बीन प्रोड्यूस बाय वोल्टेज, जो वोल्टेज से प्रोड्यूस हुआ है वो इससे 90 डिग्री से लैग कर रहा है, ये 90 डिग्री से। और जो करंट जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है वो उसी के साथ इन फेज होता है। तो φ2 और I ये दोनों इन फेज होंगे, ठीक है। और ये जो थीटा है ये सिस्टम का अपना पावर फैक्टर एंगल होता है कि सिस्टम के अंदर जो वोल्टेज और करंट है वो अपने पावर फैक्टर एंगल के अकॉर्डिंग जो है ये थीटा जो है वो होता है। तो ये है रिजल्टेंट एंगल अल्फा, दैट इज द एंगल बिटवीन φ2 एंड φ1। अब यही जो है आपका मतलब गवर्न करेगा कि जैसा एंगल अल्फा होगा वैसा आपका जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द करंट कॉइल इज φ2 विच इज इन फेज विद द करंट, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद है कि जो अब φ1 और φ2 का जो इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन ऑफ φ1 एंड φ2 वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो फाई है ये है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। ये वोल्टेज एंड करंट के बीच एंगल है। तो यहाँ पर ये थीटा लिया गया है तो इसको आप फाई भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप फाई कर लीजिए। तो वो डायग्राम में थोड़ा सा ये हो गया। तो फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और अल्फा जो है ना, अल्फा इज द एंगल बिटवीन φ1 एंड φ2। तो आप चाहो तो डायग्राम में करेक्ट कर लो, डायग्राम में आप चाहो तो ये करेक्ट कर लो कि यहाँ पे जब आप डायग्राम बनाओगे कॉपी में तो थीटा के बजाय फाई लिख लेना, ठीक है। और अगर नहीं डायग्राम वैसे ही बनाना है तो जहाँ जहाँ पे आपका फाई है वहाँ पे थीटा लिख लीजिएगा, ठीक है। मतलब आपको जैसा चेंज करना है कर लीजिएगा। तो ये जो फाई है ये फाई जो है वो थीटा इन डायग्राम है, ठीक है। जो डायग्राम अभी आप देखे हो फेजर डायग्राम, उसमें ये आपका जो है थीटा ये है आपका, अल्फा ये हो गया। अब तो टॉर्क जो होगा डेट विल बी प्रोपोर्शनल टू φ1 इंटू φ2 इंटू साइन अल्फा। अब चूंकि φ1 जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू v एंड φ2 इज प्रोपोर्शनल टू i। अब हम इसको जो प्रोपोर्शनल है तो उसके यहाँ पे हम रख देंगे v और i। और अल्फा जो है आप अगर आप देखेंगे तो अल्फा इज योर 90 माइनस 5। इस डायग्राम को देखिए, ये अल्फा जो है दिस इज योर 90 माइनस 5, ठीक है। ये रख दिया हमने। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी आई कॉस फाई। तो एज वी आई कॉस फाई इज द पावर इन द सर्किट, सो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू पावर इन द सर्किट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल टू द पावर फ्लो इन द सर्किट है। मतलब जैसा पावर फ्लो होगा वैसे ही आपका
जो है ये रिले जो है वो ऑपरेट करेगा। अब अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो ड्राइविंग टॉर्क है और जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है उसका डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए आपका रिले जो है ऑपरेट नहीं करता है। लेकिन जो फॉल्ट कंडीशन आता है तो उसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर जाता है, जिसकी वजह से जो टॉर्क, ड्राइविंग टॉर्क का मतलब होता है जिस टॉर्क से आपका जो है रिले ऑपरेट करना शुरू कर रहा है, तो उसको ड्राइविंग टॉर्क बोलते हैं। तो जब फॉल्ट कंडीशन आता है तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर जाता है। उस रिवर्स करने की वजह से क्या होता है कि आपका जो ड्राइविंग टॉर्क है और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। इस ऑपोजिट होने की वजह से क्या होता है कि आपका रिले ऑपरेट करता है और ट्रिपिंग सिग्नल जो है वो चला जाता है। तो ये है आपका मेन काम यहाँ पे। और इट इज़ यूज्ड फॉर द रिवर्स पावर प्रोटेक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में हमारा रिवर्स पावर प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब वैसे ये आपके स्कोप ऑफ स्टडी में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ ये क्यों ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि सिंक्रोनस मशीन, आपको पता है कि हम सिंक्रोनस मशीन को एज ए मतलब अगर आपका सिंक्रोनस मोटर है तो आप उसको एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर डायरेक्शन, अगर आपका अगर करंट का डायरेक्शन का फ्लो अगर चेंज हो गया तो वो फिर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि सिंक्रोनस मशीन जो है जो भी रिएक्टिव पार्ट में काम कर रहा था, मतलब जो रिएक्टिव पावर ले रहा था, ऐसा तो नहीं कि रिएक्टिव पावर डिलीवर करने लग गया वो। समझिए इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप सिंक्रोनस कंडेंसर पढ़ा होगा आपने तो उसमें ये है कि जो सिंक्रोनस कंडेंसर होता है वो आपका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में काम आता है। तो इसमें ये होता है कि पहले वो रिएक्टिव पावर पे काम कर रहा होता है और जब वो कंडेंसर के रूप में काम करता है रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करने लग जाता है। तो इस चीज़ को हमें स्टडी करना पड़ता है कि इसलिए हमें ये जो है चाहिए कि कहीं पावर रिवर्सल तो नहीं हो गया आपका। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपका जो है डायरेक्शनल पावर रिले क्या होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि डायरेक्शनल इंडक्शन कप टाइप रिले क्या होता है और डायरेक्शनल इंडक्शन कप टाइप रिले की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। जब हमारे पास ये डायरेक्शनल पावर रिले था ही तो हमें डायरेक्शनल इंडक्शन कप टाइप रिले की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।